नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नए साल की इस पहली जूम मीटिंग में, जिसका टॉपिक है हेयर फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी गुड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू द जूम सेशन। थैंक यू सो मच। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। हेयर्स किसी की भी पर्सनालिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है हेयर। आपको पता ही होगा कि मेडिकली हेयर्स यानी हमारे बाल और हमारे नाखून जो है वो प्रोटीनेशियस है नेचर में, मतलब वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो उनका काम ही है कि वो बढ़ते हैं। ठीक है, जो हेयर्स हैं वो हेयर फॉलिकल से अटैच होते हैं और जो नाखून है वो नील बेड से अटैच होते हैं। तो जो हमारे हेयर्स हैं वो जुड़े तो हेयर फॉलिकल हम कह सकते हैं एक बल्ब होता है जो हमारे स्काल्प, जो हमारा हेड है, मतलब हमारा जो सिर है, उसमें हेयर फॉलिकल एक बल्ब का काम करता है हमारे हेयर्स को, हमारे बालों को अटैच करने के लिए। तो जानते हैं आज उन्हीं हेयर्स के स्वास्थ्य के बारे में, जो हम सबकी पर्सनालिटी का एक मुख्य हिस्सा, एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हेयर है तो एक प्रोटीनेशियस नेचर, मतलब एक प्रोटीनेशियस ऑर्गन कह सकते हैं कि एक एक्सटीरियर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन हम सबको इससे प्यार बहुत है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है वो। आज हम जानते हैं कि ये जो हेयर फॉल की समस्या, जो इतनी कॉमन समस्या है, आए दिन हर किसी को है, उसका सॉल्यूशन क्या है। हेयर हेयर होता क्या है, जैसे मैंने कहा है कि एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे शरीर की जो स्किन है, जो हमारे शरीर में मतलब स्किन यानी त्वचा जो है, उसमें एक प्रोटीन रहता है, कैराटिन प्रोटीन। उसी का उसमें कुछ जर्मिनेटिव सेल्स रहते हैं, उसी का एक ऑर्गन है, एक प्रोडक्ट है हेयर, बाल। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे स्काल्प पे, हमारे सिर की जो स्किन होती है उसमें कुछ फॉलिकल्स रहते हैं, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। उसी की आउटग्रोथ, उसी से निकलते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं और निकलते भी उसी से हैं हमारे बाल। द ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम एरियाज ऑफ ग्लैब्रस स्किन इज कवर्ड इन फॉलिकल्स विच प्रोड्यूस थिक टर्मिनल एंड फाइन हेयर। जो इंसानी शरीर है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा इंसानी शरीर है वो, उसकी स्किन ग्लैब्रस स्किन है। मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में, उन ग्लोब्यूल्स में, उन पोर्स में फॉलिकल्स रहते हैं। उसी में उसी से हमारे, उसी के एंड से, उसके टर्मिनेटिंग एंड से, उसके सिरे से ही बाल, जो फाइन बाल हैं, वो निकलते हैं। हमारे बालों का पर्पस क्या है। जी हाँ, बाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, कि हमारी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये हमें इंसुलेशन का काम भी देते हैं। जी हाँ, कई पेशेंट्स को, अगर जिनके घने बाल होते हैं, उनको स्ट्रोक की समस्या यानी ब्रेन में क्लॉट होने की जो समस्या है, उससे बचाव मिलता है बालों से। अगर सिर के बालों से ही हमारा जो स्कैल्प है, जो हमारे सिर सिर पे ज्यादा हीट नहीं लग पाती है एनवायरमेंट की, हमारे लिए सन से बचाव का काम करते हैं, सन बर्न से हमें बचाते हैं। सूर्य की कुछ ऐसी किरणें होती है जिससे हमें बचाव देते हैं बाल। हेयर्स में कुछ सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं। मतलब अगर हेयर्स को खींचा जाता है या उस पे कुछ भी उसे पकड़ता है, तो जो स्टिमुलस है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज अगर बालों को टच करेगी, तो उसमें कुछ सेंसरी फंक्शन होते हैं जिसका मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जाता है। बालों के रंग और पैटर्न से ही किसी की अपीयरेंस का, जो हमारी अपीयरेंस, आउटर और पर्सनालिटी है, उसमें बालों के रंग और बाल कैसे हैं, उसका पैटर्न कैसा है, इसका बहुत महत्व है। जो बालों की ग्रोथ है उसके एनाटॉमिकली, मतलब शरीर की रचना के अनुसार, चार ग्रोथ पाई जाती हैं। एक है एनागेन ग्रोथ, एक है कैटागेन ग्रोथ, दूसरी तीसरी है टीलोजेन, और चौथी है एक्सोजेन। जी हाँ, ये चार फेजेस हैं। कैसे बाल पनपता है, कब तक पनपता है, कैसे वो मतलब बाहर हो जाता है हेयर फॉलिकल से। तो ये चार स्टेजेस में हेयर्स की ग्रोथ बताई गई है। जैसे एक लार्वा की स्टेजेस होती है कि कैसे वो पैदा होता है फिर उसकी मृत्यु तक, वैसे ही हेयर्स की भी पूरे जीवन की, जो बाल है उसके पूरे जीवन की, पूरी लाइफ साइकिल की चार स्टेज हैं: एनागेन, कैटागेन, टीलोगेन और एक्सोजन। एनाजन फेज जो है वो है हेयर ग्रोथ। इसमें जो हेयर्स है वो मैक्सिमम ग्रो करते हैं, ये 4 से 6 साल की उम्र में होता है। कैटागन जो है उसमें बाल रेस्ट करते हैं, मैक्सिमम इसमें स्टे करते हैं बाल। टीलोजन फेज में बाल
झड़ना शुरू होने की स्टेज आ जाती है, मतलब उसकी डिजनरेशन की स्टेज आ जाती है। एक्सोजन स्टेज वो है जिसमें बाल हेयर फॉलिकल से, जो हमारे फॉलिकल्स हैं, जो मैंने आपको पोर्स बताए हैं, छिद्र होते हैं जो हमारे स्कैल्प में, उसमें से बाल निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं। और वहां पे हेयर फॉलिकल दोबारा एक नए हेयर को, एक नए बाल को जन्म देने के लिए, उसकी मतलब ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से एक बाल कब उगता है हेयर फॉलिकल में से, कब उसका जर्मिनेशन होता है, और कब वो एक्सोजन फेज मतलब कब तक वो रहता है और कब तक उसकी वो निकलता है हेयर फॉलिकल से, तो ये 4 स्टेजेस में है। ज्यादातर बाल जो होते हैं वो एनागेस फेज पे ही रहते हैं, मतलब हमारे एनागिन फेज, एनाजन फेज या एनागन फेज, ऐसी फेज को कहेंगे जो उम्र की 4 से 6 साल की उम्र में मिलते हैं। ये 6 साल तक रहते हैं, मतलब कोई भी बाल जो है उसकी उम्र हम कह सकते हैं कि 6 साल अच्छी होती है, अच्छे स्वास्थ्य वाली होती है। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में कम से कम 50 से 60 बाल रोज झड़ते हैं। कई लोगों में जब भी हम अपने बालों को साफ करते हैं, बालों में कंघी करते हैं, उसको ब्रश अप करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो कम से कम 50 से 60 बाल रोज झड़ते हैं, हर हेल्दी बाल में भी और अनहेल्दी बालों में भी। हेयर लॉस क्या है? मैंने आपको बताया कि हर रोज 50 से 60 बाल या ज्यादा से ज्यादा 100 बाल हर रोज प्रतिदिन हर मनुष्य में झड़ते ही झड़ते हैं। ऑन इन एवरेज इन एडल्ट यूजुअली हैज 1 लाख हेयर स्ट्रैंड्स, डेली हेयर फॉल रेट वेरीज बाय पर्सन। एवरेज में देखा गया है कि हर किसी में जो हेयर स्ट्रैंड है वो 1 लाख पाया जाता है। ये हेयर लॉस हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जी हाँ, एक तो है कि जो हेयर बाल्डनेस एक ऐसा जीन है, बाल्डनेस जो है वो जीन से आती है, उसका जीन जो है वो फीमेल्स में कभी नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हेयर फॉल या हेयर लॉस एक ऐसी समस्या है जो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर जेंडर और हर एज ग्रुप का व्यक्ति परेशान होता है। अक्सर देखा गया है कि हेयर लॉस जो है, जो अनटाइमली हेयर लॉस होता है, वो इसलिए होता है कि जो मैंने आपको पहले फेस बताई है हेयर की ग्रोथ की, उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाए। या तो एनागेन फेस बढ़ जाती है या एक्सोजन फेस बढ़ जाती है, मतलब ऐसा फेस बढ़ जाता है बॉडी में या हेयर फॉलिकल्स में जिसमें हेयर जो है वो लॉस ही हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस इन हेयर साइकिल। हेयर फॉल के लक्षण क्या क्या है, ये जो समस्या है इसके लक्षण क्या है, ये आप जानते हैं? अगर हम अपने पिलो को चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ज्यादा बाल लगे हुए हैं। कॉम्बिंग के बाद अगर हेयर्स को ब्रश अप करते हैं या कॉम्ब करते हैं तो उसमें बहुत सारे चंक्स, गुच्छे बालों के निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार बाल इतने झड़ते हैं कि जो स्कैल्प है, जो सिर है, वो दिखाई देने लग पड़ता है क्लियरली, उसमें बाल नहीं नजर आते लेकिन स्किन ज्यादा नजर आने लगती है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल उम्र से पहले ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं, इसे प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी कहते हैं। जैसे जो हमें लगता है कि 50 साल या 40 साल के बाद हेयर का टेक्सचर होना चाहिए, वो टेक्सचर पहले ही आने लगता है, 35 साल या 25 साल की उम्र में आने लगता है, तो उसे प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहेंगे। विजिबल, अगर स्कैल्प विजिबल होने लगे तो उसे एलोपेशिया कहते हैं जी। और अगर कॉम्बिंग के बाद बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसे हेयर लॉस या हेयर फॉल कहते हैं। और अगर पिलो चेक करने में बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसे भी हेयर फॉल या हेयर लॉस कहते हैं। हेयर फॉल और हेयर लॉस जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डिफिशियंसी, स्पेशली बायोटिन विटामिन की डिफिशियंसी है, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। मतलब अगर आपको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रहा है, जो आप खा पी रहे हैं वो वैसा सही नहीं है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को उतना न्यूट्रिशन, उतनी ताकत दे सके कि वो आपके बालों को पकड़ के रखे, एनागेन फेस को बनाए रखे। तो उस चक्कर में उस फेज में भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। कई बार हम बालों की कॉम्बिंग ठीक से नहीं कर पाते या बालों को उतनी सफाई नहीं दे पाते, उतना अच्छा शैम्पू या उतना अच्छा कंडीशनर या उतना अच्छा जिस चीज़ से हम बालों को साफ कर रहे हैं वो ज़्यादा केमिकल्स वाला हो सकता है या ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, तो उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से हमारे हेयर के फॉलिकल्स के आसपास बहुत गंदगी हो सकती है, जिसकी वजह से अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता या फिर स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। ज्यादातर ये अगर पुअर हाइजीन हो, अगर बाल ठीक से साफ ना हो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के इन्फेक्शन हैं वो हो सकते हैं जो बालों को उगने नहीं देते, या अगर बाल झड़ जाते हैं तो उनमें दोबारा एनागेन फेज को आने नहीं देते। इसे कहते हैं विजिबल स्काल्प।
जब ये बाल नहीं आने लगते, जब एक्सोजन फेज बढ़ जाती है कि बहुत समय हो गया एक्सोजन फेज में बाल झड़ चुके हैं, लेकिन एनागन फेज, जो एनाजन फेज फर्स्ट फेज है जिसमें बाल उगते ही उगते हैं, वो फेज स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे फेज में जब ये बहुत लंबे समय तक होती है तो इसे एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें स्किन विजिबल होनी शुरू हो जाती है। ये फंगल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल होता है उसमें पैचेस छोटे छोटे होते हैं, जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी नजर आती है। लेकिन जो फंगल एलोपेशिया होता है वो धीरे धीरे पूरा एक पैटर्न, एक पूरे पैटर्न में बाल खत्म हो जाते हैं, पूरे एक पैटर्न में जो स्किन है वो विजिबल होती है, इसे एलोपेशिया कहते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। इसमें न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बालों में एक पिगमेंट होता है, बालों में भी एक पिगमेंट होता है जी हाँ, मेलानिन पिगमेंट, जो बालों में ब्लैक कलर स्पेशली देता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से उसका ब्राउन कलर भी हो सकता है। जीन्स के थ्रू आपके बालों का जो कलर होता है उसे मेलानिन कहते हैं। अगर उस कलर को छोड़ के कोई और कलर है तो वो व्हाइट कलर हो सकता है, तो उसे ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। अगर किसी के भी बाल व्हाइट है, प्री मेच्योर व्हाइट हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें वो पिगमेंट खत्म हो रहा है, उसकी जगह उसमें बैलोनिंग हो रही है, बालों की बैलोनिंग हो रही है, मतलब पिगमेंट की जगह वो बिल्कुल खाली हो रही है वो फेज, और उसमें कोई कलर नहीं है, तो उसे बैलोनिंग ऑफ हेयर्स कहते हैं, जिसे आगे जाके साइंटिफिक भाषा में या नॉर्मल भाषा में कहा जाता है प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब उम्र से पहले बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं। हाँ, एक उम्र में भी आके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से या डीजनरेशन की वजह से या शरीर में प्राकृतिक क्षय के कारण ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होता है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंट की, मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से या कुछ हॉर्मोन्स की कमी की वजह से। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बता सकती हूँ, हेयर लॉस में जो एलोपेशिया एक ऐसा डिसीज है जिसमें एक पैटर्न में हेयर लॉस होता है या फिर कुछ पैचेस में हेयर लॉस होता है। अगर पैचेस में है तो वो फंगल, जो अगर कोई पैटर्न में हेयर लॉस हो रहा है बहुत समय तक तो वो फंगल भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। और कुछ स्टार्टिंग इसकी एक पैचेस से होती है, फंगल इन्फेक्शन की स्टार्टिंग पैचेस वाले हेयर लॉस से होती है। जो पैटर्न हेयर लॉस है उसके बारे में जानते हैं। पैटर्न हेयर लॉस धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, सिमेट्री में होता है, या तो ये ओवल शेप्ड होता है या इलेप्टिकल होता है। ज्यादातर ये पहले फ्रंट से, मतलब सिर के सामने से शुरू होता है, और जो स्कैल्प है सिर के साइड से शुरू होता है। डिफ्यूज हेयर लॉस एक ऐसा हेयर लॉस जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 हेयर्स रोज कम हो रहे हैं, ऐसे में अगर 200 हेयर, मतलब आपके सिर में से 200 बाल रोज झड़ रहे हैं, तो मतलब इवनली हर रोज बाल झड़ रहे हैं, इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। एक है फोकल हेयर लॉस। मैंने आपको कहा कि अगर पैचेस में, मतलब छोटे छोटे पैचेस हो गए हैं आपके सिर के ऊपर, और या फेस के ऊपर भी हो रहे हैं, जैसे दाढ़ी के बालों के ऊपर भी छोटे छोटे पैचेस हो गए हैं, पैचेस में वो हेयर लॉस हो रहा है, या बॉडी में भी ये पैचेस मिल सकते हैं, बॉडी पे भी बाल होते हैं, वहां से भी लॉस ऑफ हेयर होता है। अगर वो पैचेस में हो रहा है तो उसे फोकल हेयर लॉस कहेंगे। जो फोकल हेयर लॉस है वो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। जो पैटर्न हेयर लॉस है वो एंड स्टेज ऑफ मतलब मैलिग्नेंट और स्प्रेड स्टेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन भी है, और पैटर्न हेयर लॉस जेनेटिक भी हो सकता है। जी हाँ, फोटो के द्वारा इसमें बताया गया है। फोकल हेयर लॉस में इस तरह के पैचेस हैं, ये जो पैचेस हैं ये फंगल भी हो सकते हैं। डिफ्यूज हेयर लॉस में जिसमें सिर जो है, स्काल्प, सिर की जो स्किन है वो नजर आने लगती है, इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। ये रोज इवन गति से होता है, मतलब रोज इकट्ठे फिक्स्ड अमाउंट में रोज बाल झड़ते ही झड़ते हैं। और पैटर्न हेयर लॉस जो होता है वो ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, जैसे बाल अगर खींचे जा रहे हैं रोज, तो इस तरह से फ्रंट साइड से शुरू होता है, सिर के आगे से शुरू होता है, फिर पीछे तक जाता है, और एक या तो ओवल शेप में, मतलब एक फिक्स सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ओवल शेप में, या फिर इलेप्टिकल शेप में बालों का एक बालों का लॉस होता है, स्किन पूरी ऐसे नजर आती है, इसे कहते हैं पैटर्न हेयर लॉस। ये एलोपेशिया का टिपिकल साइन है। इसके नॉर्मल इसके कॉजेस क्या क्या हैं ये जानते हैं हम। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ये ज्यादातर जेनेटिक होता है, यानी हेरिडिटरी है। ज्यादातर जो मेल्स हैं, आदमी लोग जो हैं, वो इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है उस हार्मोन के कारण होता है, उसके इम्बैलेंस के कारण होता है। इसमें हेयर लाइन जैसे कि आपके पैटर्न कैसे हैं, आपके सिर में आगे की तरफ बाल ज्यादा हैं, या कहते हैं ना कि किसी का चौड़ा माथा है, किसी का हल्का माथा है, नैरो फोरहेड है, तो ये हेयर लाइन के कारण होता है। तो ये दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये इसका एंड्रोजेनिक है, मतलब मेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि मेल्स में ये हार्मोन मिलता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, उसके इम्बैलेंस होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो ये मेल्स में भी ज्यादा पाया जाता है।
प्रोनाउंस हेयरलाइन रिसेशन इज प्राइमरली सीन इन मेन। ज्यादातर हेयरलाइन जो होता है जिसमें जैसे आगे की तरफ बाल झड़ रहे हैं फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं झड़ने, पीछे की तरफ एक फिक्स्ड एक सिमेट्री बन जाती है, शेप में बाल खत्म हो जाते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न है जो मेन में मतलब आदमी लोगों में ज्यादा पाया जाता है। टीलोजन एफ्लोवियम जिसे कहते हैं एलोपेशिया, ये एक फिक्स्ड एलोपेशिया है, नॉर्मल एलोपेशिया जो पाया जाता है। ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है, किसी इलनेस के कारण, किसी लंबी बीमारी के कारण, किसी सिवियर इलनेस के कारण, जैसे टीबी हो गया या कैंसर हो गया या कोई भी क्रॉनिक इलनेस या डायबिटीज में भी ये हेयर लॉस पाया जाता है। थायराइड के पेशेंट्स में, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, किसी की भी तरह के थायराइड में भी हेयर लॉस जरूर पाया जाता है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इंडाइजेशन ज्यादा रहता है, थायराइड के पेशेंट को स्ट्रेस भी बहुत रहता है, थायराइड के पेशेंट को कुपोषण होता है, उनका नरिशमेंट ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम और आयरन का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये उन्हें हेयर लॉस होता है। ये सबसे कॉमन हेयर लॉस है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी कई बार आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस पाया जाता है। प्रेगनेंट और माल न्यूट्रिशन, वही मैं जो सबसे पहले कह रही हूँ कि जो मेन मुख्य कारण मैक्सिमम लोगों में हेयर लॉस का कारण है कुपोषण, मतलब उन्हें न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा, मतलब जो वो खाना खा रहे हैं या तो वो उनके शरीर को ठीक से नहीं लग रहा है, या फिर जो खाना वो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट मतलब वही जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसमें से जो कैल्शियम आयरन उनके फॉलिकल्स में जाना चाहिए था उनके हेयर फॉलिकल्स में नहीं जा रहा है। रैपिड वेट लॉस, कई लोग जो होते हैं उनका वेट लॉस ज्यादा होता है किसी भी बीमारी के कारण या कई बार, तो अगर वेट लॉस से कोई परेशान है तो वेट लॉस ज्यादा, कई लोग वेट लॉस अगर किसी को हो रहा है तो एज अ कंसिक्वेंस, एज अ कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव स्वरूप उनमें ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम पाई जरूर जाएगी। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक ऐसा, अनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा अनीमिया जिसमें आयरन नहीं मिल रहा है पेशेंट को, जो खाने का आयरन नहीं मिल रहा या जो आयरन वो ले रहे हैं वो बॉडी में नहीं जा रहा, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा, तो उसमें हेयर लॉस जरूर मिलेगा। विटामिन डी डिफिशियंसी में भी हेयर लॉस जरूर मिलता है जी। अब जानते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा जो है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बचपन से देखा जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि वो उसकी खुद की धातुओं को, उसकी खुद की टिश्यूज को पनपने नहीं दे रही, मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी ओवर इम्यून है पेशेंट, जिसकी ये किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। हाँ जी, कोई ऐसी मेडिसिन जो आपने बहुत लंबे समय तक खाई है, या प्रेगनेंसी में कोई ऐसी मेडिसिन खाई हो जिसका असर फिर बच्चे पे पड़ता है, उसके जीन्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें कंटिन्यूअस फिक्स्ड हेयर लॉस होता है उसे एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, या किसी भी रेस में हो सकता है। रेस में मतलब ये इंडियंस में भी पाया जा सकता है, इंडिया के बाहर भी पाया जा सकता है, ऐसे लोगों में भी पाया जा सकता है जिनकी ब्राउन कलर की स्किन है या ब्राउन कलर की हेयर है, और ऐसे भी लोगों में पाया जा सकता है जिनकी मेलेनिन ज्यादा, जिनकी ब्लैक हेयर ज्यादा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ओवरऑल प्रॉब्लम बता दी कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जिस ऐसी प्रॉब्लम जिससे सब गुजर रहे हैं, तो ये कितने टाइप्स की है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेसिकली मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगी, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वो आयुर्वेद की है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी आयुर्वेदिक एक ऐसी पैथी है जिसकी उपद्रव नहीं है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और आपकी इम्यूनिटी को ओवर नहीं करेगी। तो आते हैं उस नजरिए से, आयुर्वेद के नजरिए से हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। आयुर्वेद में डार्जो 9 की तरफ से बी न्यूट्रिशन एक फॉर्मुलेशन लेकर आया है, जिसमें पी शूट, हाँ जी, जो पी होता है, पी के शूट मतलब जो मटर है उसमें जो स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं उससे एक मेडिसिन बनाई गई है। जी हाँ, तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है जिसमें पूरे विटामिन्स, बायोटिन विटामिन्स, जो भी नेसेसरी विटामिन्स चाहिए आपके हेयर ग्रोथ के लिए वो सब मौजूद हैं, जिससे आपकी हेयर की डेंसिटी भी बढ़ेगी और हेयर लॉस कम भी होगा। जी हाँ, हमें दोनों चाहिए। जब हेयर लॉस कम होगा तभी तो जो नए हेयर्स उग रहे हैं वो ज्यादा समय तक रह पाएंगे। हमें हेयर लॉस को भी कम करना है, मतलब जो हेयर लॉस की फेस है एक्सोजन फेस, वो ठीक रहनी चाहिए, वो ज्यादा एक्सेस में बढ़नी नहीं चाहिए। तो उस नजरिए से एक सॉल्यूशन है ये, जिसका नाम है बी बी न्यूट्रिशन न्यू ग्रो पाउडर, जो कि पी स्प्राउट्स, जो मटर होते हैं उसके स्प्राउट्स में जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं उससे बनाया गया है। जी, स्टेम सेल की जो टेक्निक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसकी स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा रीजनरेशन का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा रीजनरेशन का मतलब है कि जैसे स्किन है,
स्किन कहीं से कट जाए तो दोबारा वहां पे नई स्किन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, आपका वूंड जो है नजर ही नहीं आता कि आपको वो चोट पहले लगी थी। इसे कहते हैं रीजनरेशन। तो बालों को भी रीजनरेट करने की जरूरत है। फॉलिकल्स जो कि एक बल्ब है जिससे आपके बाल अटैच है, जब वो बाल निकल गया है तो उस फॉलिकल को जरूरत है कि उसमें हेयर्स, जो प्रोटीनिशियस हेयर है वो दोबारा आ जाए, रीजनरेट हो जाए। तो इसमें स्टेम सेल्स सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। स्टेम सेल्स की पावर रीजनरेशन की सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए स्किन डिसऑर्डर्स में और हेयर डिसऑर्डर में ये एक नई टेक्निक है जो बिल्कुल नेचुरल टेक्निक है। इसे हम कहते हैं स्टेम सेल रीजनरेशन, जो कि इस फॉर्मुलेशन में, इस सॉल्यूशन में मौजूद है। इसमें कोई ज्यादा शुगर्स एडिड नहीं है, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल शुगर या कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि जितना हम बालों को प्रिजर्वेटिव या केमिकल से बचाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि केमिकल से अगर बचेंगे तभी उनकी एनागेन फेज, जो मैंने आपको फेज बताई है जिसमें बाल ज्यादा ग्रो करते हैं, वो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उसका होने का खतरा कम रहेगा। अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है भी तो इम्यूनिटी को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। एक्सेसिव स्टिमुलेशन इम्यूनिटी को नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव या एक्सेसिव शुगर, एडेड शुगर का इस्तेमाल हमने इसमें प्रोडक्ट में नहीं किया है। और हम हर पेशेंट से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसमें ये चीज चेक करें कि उसमें प्रिजर्वेटिव सबसे कम हो, लीस्ट हो। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हाँ जी, और कम से कम जो थेरेपी है, ये जो थेरेपी जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप 3 मंथ तक सेवन करते हैं तो हेयर आपको खुद ही फील होगा, खुद ही स्क्रीन पे या खुद ही मिरर में देखने में फील होगा कि आपके हेयर पहले से डेंसर हो गए हैं, मतलब पहले से ज्यादा वॉल्यूम में आ गए हैं। जी हाँ, ये है न्यू ग्रो हेयर फॉर्मुलेशन। ये एक हेयर पाउडर है जिसका स्टार्टिंग में 1 चम्मच सेवन करने पे, अगर आप 3 मंथ तक कंटिन्यूस इसका यूज करते हैं, इसे लेते हैं, तो आपको काफी चेंजेस मिलेंगे आपके हेयर के वॉल्यूम में, हेयर की स्ट्रेंथ में, और हेयर का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली अगर इसमें स्टेम सेल्स मौजूद है, जैसे मैलिस डोमेस्टिका और शूट्स पी स्प्राउट के अगर स्टेम सेल्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली ये एक एडवांस टेक्निक है जो बहुत रेयर प्रोडक्ट्स या बहुत रेयर मेडिसिन में मिलती है। सो डेफिनेटली एक एडवांस फॉर्मुलेशन है हेयर सपोर्ट के लिए। एंड डेफिनेटली ये आयुर्वेदिक है क्योंकि बहुत नेचुरल है ओरिजिन में। सो एक एक नेचुरल सॉल्यूशन है ये। सो ये इस प्रोडक्ट के, इस मेडिसिन के की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो एनागिन न्यू पी शूट एक्सट्रैक्ट है वो एक वाटर सोल्यूबल पाउडर एक्सट्रैक्ट है जो पानी में घुल सकता है। तो बेहतर रहता है कि इस दवा को पानी में लिया जाए, क्योंकि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। वाटर जो है एक सॉल्वेंट, एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है जो आप अगर पानी सही हो, अच्छा अल्कलाइन वाटर हो, उसके साथ अगर आप कोई भी दवाई लेंगे तो आपकी बॉडी में जल्दी घुलती है। एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं दे आर वेरी गुड फूड सप्लीमेंट, जो आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज होते हैं, सिर्फ हेयर फॉलिकल्स नहीं, सारे टिश्यूज को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जब आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन होता है तो आपकी बॉडी में डीजनरेशन प्रोसेस, जो क्षय की प्रक्रिया है, जो एज रिलेटेड भी होती है या बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने के कारण हो जाती है, वो डीजनरेशन कम होता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस एंड नेल्स का लॉस भी कम होता है। जी, नेल्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो कम होता है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कम होते हैं अगर आपकी बॉडी में सही फूड सप्लीमेंट जा रहा है, सही न्यूट्रिशन जा रहा है तो। एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी इसे लिया जा सकता है। डेफिनेटली 3 मंथ्स के लिए तो मैंने आपको बताया है कि ये आपको लेना ही लेना है। साथ में इट शोज अप द रिजल्ट विद इन 28 डेज, मतलब 28 दिन के, 1 महीने के अंदर, 28 दिन या 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखना शुरू हो जाता है। भृंगराज जो है उसे केशराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भृंगराज जो है वो हेयर की रूलर है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषध जो है भृंगराज कहलाती है आपके बालों के लिए। तो ये इसमें डाली गई है। तो डेफिनेटली ये आयुर्वेद प्लस स्टेम सेल टेक्निक, जो एडवांस टेक्निक है, उसका एक फॉर्मुलेशन, एक कॉम्बिनेशन है। मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर मेडिसिन जो है पेशेंट्स को रिकमेंड किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो थोड़ा अलग है। मतलब एक डेफिनेटली अगर हम इसे एडवांस कह रहे हैं ये लोग, तो डेफिनेटली ये एडवांस्ड है, एक यूनिक चीज इसमें मौजूद है। लेवेंडर। लेवेंडर जो है एलोपेशिया इरेटा में बहुत काम करता है।
लेवेंडर एक ऐसी हर्ब है जो ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करता है। तो डेफिनेटली लेवेंडर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी लेते हैं जिनमें और भी दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर किसी में एलोपेशिया इराटा है, एलोपेशिया कैसी भी फॉर्म में मौजूद है, तो लेवेंडर इज अ हर्ब फॉर देम एंड इट हैज बीन मिक्स्ड इन दिस सो दैट इट कैन प्रोवाइड, ताकि ये हर तरह के पेशेंट को, हेयर लॉस के पेशेंट को, एलोपेशिया के पेशेंट को, सबको बेनिफिट पहुंचा सके। एलोवेरा, एलोवेरा जो होता है एक ऐसी हर्ब है जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। इसका जूस लोग लेते हैं एंड डेफिनेटली इसमें विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, शुगर, लिग्निन, प्रोटीन, सैपोनिन और कुछ एमिनो एसिड्स एलोवेरा में नेचुरली पाए जाते हैं जो आपको अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। साथ में ये जो भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, या फिर टॉक्सिन्स की वजह से जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में एलोवेरा बहुत हेल्प करता है। और आपके स्कैल्प पे, मतलब अगर आपके जो सिर की स्किन है उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स आपके हेयर्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस इन्फेक्शन में भी एलोवेरा बहुत हेल्पफुल है। एक एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब भी हम इसे कह सकते हैं। जी हाँ, बायोटिन एक विटामिन है जिसके नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं। तो नेचुरल बायोटिन इसमें मिक्स किया गया है। विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं, जो कि हेयर प्रोटीन कैराटिन की सिंथेसिस में उसको बनाने में मदद करता है। जी हाँ, ये मदद करेगा कि आपकी 28 दिन में आपको रिजल्ट दिखे, लेकिन मैं फिर भी पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 मंथ्स पेशेंट को ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि जो साइड इफेक्ट्स आए हैं पहले से माल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी भी कारण से, वो रिवर्स हो सके, मतलब वो दोबारा ना हो और रिवर्स साइंस दिख सके। नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल जो है वो, इससे जो हेयर ग्रोथ साइकिल मैंने आपको बताई है वो फेजेस नेचुरल तरीके से चल सके, उसके उसमें ये आपकी मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। हेयर डेंसिटी में हेल्प करती है, हेयर डेंसिटी को मेंटेन करने में, वॉल्यूम को मेंटेन करने में, नई हेयर ग्रोथ को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगी। एंड आपके फॉलिकल की स्ट्रेंथ बनाएगी, जो हेयर फॉलिकल है उसके बल्ब की स्ट्रेंथ बनाएगी और हेयर साइकिल को बढ़ाएगी, प्रोलॉन्ग करेगी। कंजम्पशन में इसका बता सकती हूँ, क्योंकि आप 1 चम्मच यानी 5 ग्राम जो है, एक स्कूप 100 से 150 ml वाटर के साथ लीजिए। खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा है। एंड वाटर इंटेक मैक्सिमम करना चाहिए, जो भी आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें वाटर इंटेक मैक्सिमम रखना है। 1 TSF 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ डेली से लेना बहुत जरूरी है, मतलब अच्छा रहेगा पेशेंट, जो भी पेशेंट हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं। ये तो मैंने बात करी थी एक प्रोडक्ट की। इसके अलावा डार्जो 9 की तरफ से जो हर्ब्स एंड हिल्स की रेंजेस है, जिसमें बहुत सारे, जिसमें शैम्पू है, टॉनिक है एंड कंडीशनर है, जिसमें कोशिश की गई है कि बहुत कम से कम प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए। उससे आपके बाल वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ योर हेयर, आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास आपके स्कैल्प में हाइजीन रहे, सफाई रहे, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। समय समय पे हफ्ते में 3 बार कम से कम अगर आप शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक सफाई का काम करेगा आपके स्कैल्प के लिए, जो आपके हेयर फॉलिकल्स में जो भी इंफेक्शन है उसे जल्दी नहीं होने देगा। सो दीज आर द थिंग्स, जैसे हाइजीन को मेंटेन करना, न्यूट्रिशन को मेंटेन करना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ ठीक रहेगी, हेयर लॉस की समस्या आपको कम होगी। जी हाँ। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप जितना कम स्ट्रेस करें, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा मैं कह सकती हूँ एक बीमारी है जो आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस को बनाती है। स्ट्रेस आजकल मेल फीमेल बच्चों सबको हो रहा है, तो कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहे, सो दैट आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी रहे, हेयर की बालों का जो स्वास्थ्य है, बाल आपके ठीक रहें, तो बहुत जरूरी है कि आप खुश रहें। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज है कि आप एक्सरसाइज करिए, जितने सीजनल फ्रूट्स, सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जो भी आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उसका सेवन करिए। दवाई के साथ साथ सही डाइट होना बहुत जरूरी है फॉर अ बेटर हेयर। जी, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक डिसऑर्डर से सफर करते हैं, लेकिन जब वो अपना न्यूट्रिशन ठीक करते हैं, सही मल्टीविटामिन, सही डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर लेते हैं, तो उनके बाल बहुत ज्यादा अच्छे घने हो जाते हैं, जो पहले कभी थे नहीं। तो वो अक्सर कहते हैं कि जो बीमारी पहले चल रही थी वो तो है ही है, लेकिन बीमारी का जो इलाज है वो इतना अच्छा था कि उसने हमारे बालों को भी वापस ला दिया। सो डेफिनेटली एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, ताकि आपके बालों का स्वास्थ्य मेंटेन रहे। तो ये है बेसिक जानकारी जो आज हमने डिस्कस करी है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी ओपीडी भी होती है मंडे से लेकर सैटरडे तक।
सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक ओपीडी भी होती है यहाँ पंजाबी बाग में। तो अगर आप ओपीडी में आके कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, आप एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम जो पेशेंट्स हैं जिनके सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, वो एकदम पपड़ी जम जाती है और हेयर फॉल होता है, तो उनको डॉक्टर सबसे पहले ऑयलिंग करने के लिए मना कर देता है, तो उनको जी जी। कैसे करना चाहिए? जी जिनको ऑयलिंग के लिए मना किया उनके लिए टॉनिक, जो हेयर टॉनिक है वो बहुत अच्छी चीज़ है, हेयर टॉनिक उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और ऑयलिंग के बाद एक अच्छा शैम्पू चाहिए जो डीप, उनके लिए डीप क्लींजिंग शैम्पू बहुत अच्छा है, जो डीपली जाके जो सेबम इकट्ठा, एक्सेसिव ऑयल जमा हो गया, सीबम इकट्ठा हो गया है हेयर्स में, वो हट सके। ठीक है, बाकी ऑयलिंग टोटली गलत नहीं होती है, ऑयलिंग से रबिंग होती है जिसकी वजह से जो एक्सेसिव ऑयल या एक्सेसिव सीबम या पसीना जो आपके बालों में लगा हुआ है वो हटता है। तो ऑयलिंग जो है वो एकदम से टोटली बंद नहीं करनी चाहिए, वरना बाल एक्सेसिव ड्राई हो जाएंगे। अगर एक्सेसिव ड्राई हो जाएंगे तो भी बाल टूटने का ज्यादा, मतलब बाल जो है हेयर लॉस का खतरा ज्यादा है। और मैम ये जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, इसको बस कंट्रोल किया जा सकता है या इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन भी है? जी बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत मेडिसिन उपलब्ध हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर किसी पेशेंट को आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है तो उनके लिए तो न्यूग्रो मैंने आपको बताया ही बताया, वो जरूर खाने के लिए दीजिए। और साथ में उसमें डीप क्लींजिंग शैम्पू और ऑयलिंग, ये दोनों मस्ट है। ओके मैम, जी, थैंक यू। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम एक्चुअली पहले मेरा जो ये बाल 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 बहुत झड़ रहा था, टूट रहा चले। था उस और सर से हमारे जो एक सीनियर से रिकमेंड करके नहीं किया है मतलब डिलीवर किया। बाद में मेरा झड़ना तो बंद हो गया, टूटना भी बंद हो गया। उसके बाद मैं न्यू ग्रो अपना डिफॉल ऑयल और जो हम्म। टॉनिक यूज किया था, तो थोड़ा सा ये जो अभी रुकना बंद हो गया। लेकिन ये जो पहला पर्सन है ना, बहुत ही ये मतलब नॉर्मल है, ये अच्छा ग्रोथ जी। नहीं हो रही। तो अभी बीच, मैं बंद कर दिया। अच्छा जी, तो आपने इस पे हेयर मास्क इस्तेमाल किया? नहीं नहीं मैडम, हेयर मास्क नहीं लिया। ठीक है, अभी आप एक बार इसमें हेयर मास्क लगाइए। हेयर मास्क से इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन होगा थोड़ा। ठीक है, तो जी। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अभी जो मैं अभी अभी यूज करूंगा तो 3 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा नहीं ग्रो? जी वैसे कोशिश करिए कि अभी 1 महीना जरूर इस्तेमाल करिए, 1 महीने के बाद मुझे बताइए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि आगे कैसे करना है। ठीक है। थैंक यू। जी वेलकम। हाँ जी मिस्टर, हाँ जी राजेश जी, आप पूछिए क्या सवाल पूछ रहे थे। क्वेश्चन ये था मैडम कि स्वीट इंटेंसिव हेयर मास्क जो है उसकी हम्म। क्या है, कहाँ पे वो ड्रग ऑफ चॉइस मान के उसको दिया जाना चाहिए, मतलब कहाँ पे डिफॉल्ट हेयर ऑयल देना है, कहाँ पे न्यूट्रो देना है, और कहाँ पे आपको इंटेंसिव हेयर मास्क देना है। इंटेंसिव हेयर मास्क के बारे में खास करके थोड़ा सा बता दीजिए मैडम। जी हाँ, हेयर मास्क जिसमें पैचेस में हेयर लॉस है, मतलब स्किन जो है विजिबल है, जैसे कि बाल इतने ज्यादा झड़ गए कि पूरी जो स्किन है, सर की जो स्किन है वो आपको नजर आ रही है, तो वहां पे आप हेयर मास्क दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सके। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तभी तो रीजनरेशन होगा ज्यादा। ठीक है। और डीप क्लींजिंग शैम्पू जो है, जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है, फंगल इन्फेक्शन मैं कहूंगी जैसे स्किन दिख रही है, एक होता है डिफ्यूज हेयर लॉस मैंने आपको बताया था जिसमें सिर्फ स्किन दिख रही है ऐसे डिफ्यूजली, रैंडमली। और एक होता है पैचेस में स्किन दिख रही है, एक फिक्स सिमेट्रिकल पैचेस है, जैसे अंडाकार या गोलाकार पैच दिख रहा है, तो वहां पे जो, हाँ आप डीप क्लींजिंग भी दीजिए और वहां पे हेयर मास्क जरूर दीजिए। जहां पे भी आपको स्किन दिख रही है वहां पे हेयर मास्क तो हर उसमें देना है आपने। ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन जिसमें छोटे छोटे पैचेस हो गए हैं, पैचेस हो गए हैं, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन है, वहां पे आप डीप क्लींजिंग शैम्पू दीजिए। ठीक है। और एक आपके पास समस्या आया है कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इतनी है कि बाल बहुत गिर गए हैं और डेंसिटी में कम हो गए हैं, तो उसमें आपने न्यू ग्रो देना है। ठीक, थैंक यू मैडम, ठीक है। थैंक जी जी। और आप सिवियरिटी भी जाने कि कब से ये दिक्कत है, अगर किसी पेशेंट को 6 महीने से ज्यादा या 1 साल से ज्यादा ये प्रॉब्लम है तो उसमें न्यू ग्रो आपको जरूर देना है। यू। हाउ लॉन्ग नॉर्मली इन जनरल, हाँ जी। नॉर्मली न्यूग्रो के कितने डब्बा देना चाहिए मिनिमम एक जी पूरा? नॉर्मली मैं आपको कह रही हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, क्योंकि पेशेंट की हमें पेशेंट का ऐसा नहीं है कि पेशेंट के बजट का भी ध्यान रखना है। शुरू में आप उनको 1 मंथ दीजिए, 1 महीना कंज्यूम करने के बाद उनको कहिए कि जो भी रिजल्ट हुआ वो आपको बताएंगे। बाकी कम से कम पेशेंट को 3 मंथ्स ये जरूर लेना चाहिए। 1 महीने में उनको जब कुछ नजर नजर आएगा तो वो आपके पास दोबारा लेने आएंगे, और 3 मंथ्स तो ये मैंडेट है कि लेना ही लेना है पेशेंट को। कुछ फीमेल पेशेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, तो उनमें 3 मंथ से ज्यादा भी ये लेना पड़ सकता है। टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट न्यूग्रो का डोज शेड्यूल कैसे लेना चाहिए टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट, काइंडली बता देंगे एक बार जी हाँ, दोबारा।
जी हाँ, न्यू ग्रो जो है जी बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। न्यू ग्रो जो है वो 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है डेली। और उसके बाद कोई drug होगा इसमें? हाँ जी। अगर सवेरे मैंने थायराइड की दवा भी लेते हैं जैसे, तो उसके साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन होना दिक्कत है लेना, कैसे उसको नहीं नहीं ट्रीटमेंट? नहीं नहीं, अगर पेशेंट थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो वो थायराइड की अपनी दवाई लेते रहेंगे, उसके साथ न्यूग्रो अगर लेते हैं तो उसका कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर एम्प्टी स्टमक में नहीं हो तो क्या एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट हो जाता है इसमें मैडम? आप कितना परसेंट होता है अगर? जी, एक बार दोबारा आप अपना पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेशेंट को जैसे मान लीजिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर लेते हैं, पेंटोप्राजोल डोम्पिडोन के साथ थायराइड की गोली लेते हैं, तो वो अगर खाली पेट में नहीं ले सकते हैं तो बाद में अगर दूसरे समय ले सकते हैं तो रिजल्ट कितने हद तक रिड्यूस हो जाएंगे मैडम उस हाँ जी, पेशेंट से? बस ये है कि खाने के पहले ले लें वो। अगर वो दवाई ले रहे हैं, दवाई के बाद खाना खाते हैं, तो दवाई और खाने के बीच में ले लें। ओके ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी, मैं मेरी बेटी के बारे में मुझे एक सवाल करना था मैम आपसे कि बेटी का ना हेयर बिल्कुल वो नहीं, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल बालों में, अच्छा अच्छा ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बेटी को हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, अच्छा तो अच्छा। उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी भी कंट्रोल में नहीं है। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल आए भी हैं। एक्चुअली बेटी को ना थोड़ा सा टाइप 1 डायबिटीज है, ऑटोइम्यून अच्छा अच्छा। डिजीज। जी 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 जी। अभी 1 1.5 साल पहले ही डायग्नोस हुआ था मैम, तो उसकी वजह से पहले से ही था। वैसे स्टार्टिंग से ही उसका बालों में ज्यादा नहीं था ग्रोथ, और ऐसे थिन ही बाल थे, लेकिन अब क्या बहुत ज्यादा थिन हो गए मैम। हालांकि अभी थोड़ा इंसुलिन लेने के बाद में थोड़े से हुए, लेकिन इतने अच्छे नहीं है बाल मैम। तो इसमें अपन कौन सा, मैं इसको कौन सा ऑयल और क्या ऐसे करूं जिससे थोड़ा उससे बालों का ठीक हो? बालों का जी आप जो न्यू ग्रो पाउडर है वो तो आप उनको जरूर दीजिए, ठीक है। मैम और वो स्वीट होगा ना फिर उसमें? तो क्या जी? स्वीटनर होगा ना उसमें? नहीं नहीं, उसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, स्वीटनर उसमें कुछ भी नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। नहीं, जैसे मेरा एक्चुअली क्या, मैंने इसमें जो 360 प्रोबायोटिक्स एक अपना वो आता है ना न्यूट्रिशियंस, वो मैंने जैसे मंगवाया था इसके लिए ही। अच्छा अच्छा। डागर से भी सबकी बात हुई थी और उन्होंने कहा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मैम कि शुगर है, मतलब आर्टिफिशियल शुगर लिखा हुआ है। नहीं स्वीटनर नहीं। स्वीटनर लिखा हुआ है जैसे, तो इतना ज्यादा बढ़ जाता मैम इसमें से। तो अच्छा ऐसे अच्छा। ही। तो कोई बात नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनको टाइप 1 डायबिटीज है तो पहले आप मुझे उनकी मेडिसिन बताइए कौन कौन सी ले रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली वो तो इंसुलिन लेती ना मैम, 3 टाइम इंसुलिन लेती, रात का लेंटस होता है। अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार उनकी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, ठीक है। उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। जो एक्सटर्नल हमारी चीजें हैं वो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अच्छा सप्लीमेंट उनके लिए देना बहुत जरूरी है। आप हाँ। में और भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं। वैसे मैं एक्चुअली यहाँ ये टॉपिक से थोड़ा अलग बात हो गई है। हाँ जी डायबिटीज हाँ। के लिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट है प्योर शिलाजीत कैप्सूल, जो हमारे डार्जिलिंग में उपलब्ध है। हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, तो एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट उनके न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो शिलाजीत कैप्सूल से बेहतर उनको कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप उनको शिलाजीत कैप्सूल देना शुरू करिए, उनकी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, ठीक है। क्योंकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में भी हमें जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल शुगर ना दें, ठीक है। तो एक जी बार जी। आप जो उनका जो डायबिटीज जो ब्लड शुगर की चार्टिंग है वो मुझे भेजिए, उसके हिसाब से मैं उनको गाइड करती हूँ कि अगर उन्हें न्यू ग्रो देना है तो कब देना है, ठीक है। अच्छा, आपका नंबर फिर मैम किस पे, व्हाट्सएप किस पे अ, करूंगी? जी आप कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल कर सकते हैं और आप टिकट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बात मुझसे हो जाएगी। जी जी। एक्चुअली क्या मैम, जैसे मेरे को आप शैम्पू और ऑयल वगैरह ये भी या तो अभी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको कौन सा वाला ऑयल दे रही हूँ, डी फॉल वाला ऑयल तो मैं लगाती हूँ मैम। बाकी मैं और कुछ आप ऐसे एक बिल्कुल बिल्कुल डीफॉइल ऑयल लगाइए, बाकी हेयर गार्ड शैम्पू उनको लगाइए, इस्तेमाल करिए, ठीक है। और एक शिलाजीत कैप्सूल उनके लिए जरूर मंगवा लीजिए। जी, मैं आपसे कंसल्ट करती हूँ फिर मैम। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू मैम। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं नेहा बात कर रही हूँ सहारनपुर से। मैम मुझे ये जानना है कि जैसे किसी किसी के ना फेस पे भी बाल आ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना, तो वो किस केस में होता है मैम? किसी देखिए जी, फेस पे बाल आ रहे हैं, अगर फीमेल्स के फेस पे बाल आ रहा है तो इसे हर्सुटिज्म कहते हैं, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण आते हैं, ठीक है। ओके।
तो फेस पे बाल आने, लेकिन कईयों का ये भी देखा जाता है, जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हेयर लॉस का। तो कईयों की फेस के ऊपर जैसे कई मेल्स होते हैं, मेल्स में दाढ़ी आती है, मतलब बियर्ड आती है, तो उसमें पैचेस में बियर्ड में से भी हेयर लॉस होता है। ठीक है, जी वो जी। भी एक तरह का एलोपेशिया होता है जो कि फंगल होता है ओरिजिन में, तो हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस पे बाल आना वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की एक परेशानी है। उसके लिए हम आगे टॉपिक सेशंस में लेंगे जरूर। आपने बहुत अच्छा रिमाइंड कराया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अभी हेयर लॉस के ऊपर ही हम फिक्स रहना चाहते हैं अच्छा डिस्कशन को मैम, ना। जैसे मेरा खुद का भी है, मैं अभी न्यू ग्रो ले रही हूँ हेयर के लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी ठंडा भी बहुत है इधर सहारनपुर में, तो मैं कैप भी लगाती हूँ। तो मेरे को जब से मैं कैप लगा रही हूँ तो स्कैल्प पे मतलब बहुत डैंड्रफ भी है। अ, जी जी। और उसके बाद मतलब ऑयलिंग भी मैं करती हूँ, शैम्पू भी मैं हेयर गार्ड का यूज कर रही हूँ, प्रीमियम ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन बाल बहुत ज्यादा मतलब जा रहे हैं। एक जी तो हाँ। जैसे आपने बताया था 50 to 100 मतलब हेयर रोज का सफिशिएंट है, अगर जा रहा है नॉर्मल है। लेकिन हम्म। ये बहुत ज्यादा है एक्सेस में हेयर फॉल। जी जी। जी जी, मैं समझ रही हूँ। तो देखिए, अगर डैंड्रफ की समस्या है तो डैंड्रफ भी एक समस्या है, वो भी स्किन, जो स्किन होता है उसको कवर कर लेता है ताकि हेयर फॉल, जो फॉलिकल्स हैं वहां तक ब्लड ना पहुंच सके या उनको सही न्यूट्रिशन ना मिल सके। ठीक है, अगर डैंड्रफ है तो ऑयलिंग ऑयलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप डीप क्लींजिंग शैम्पू यूज करिए। और बालों को कम से कम, देखिए अब वही है, सर्दी का टाइम है तो इतनी अच्छी क्लींजिंग नहीं हो पाती, तो हफ्ते में 3 बार डीप क्लींजिंग शैम्पू से जो है क्लीनिंग करिए अपनी। ठीक है, और टॉनिक का ओके। भी इस्तेमाल करिए, हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करिए ताकि जो फॉलिकल्स है ना वो थोड़े और स्ट्रांग हो सके, हेयर फॉलिकल्स। मैम प्लीज आप मुझे थोड़ा सा करेक्ट करेंगी, मतलब हेयर टॉनिक के लिए जो हेयर टॉनिक होता है उसको मतलब शैम्पू से पहले यूज करेंगे या आफ्टर दैट? जी, हेयर टॉनिक आपने जब शैम्पू कर लिया है बालों को, जब आप उसको सुखा रहे हैं तो उस टाइम जी सिर्फ सिर्फ वहां लगाना है जहाँ पे स्कैल्प है ना, मतलब जी जी जी। बाल सिर पे जहाँ जुड़े हुए हैं तो वहीं वहीं पे लगाना है बस। ओके, फिर उसके बाद वॉश नहीं करना है? उसके बाद वॉश करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद नॉर्मल कॉम्बिंग कर लीजिए बस। ओके। जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी, आप में से किसी और का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाय। हाय। अब मेरा नाम महेश्वरी है, मैं मैंगलोर से हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने ना ये आपने जो भी बताया था ऑल ग्रो वो भी यूज किया हुआ है, हमारी सेफ गार्ड शैम्पू वगैरह सब कर रही हूँ। हम्म। बट स्टिल मेरे बाल जो गिर रहे हैं और पतले हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा। मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरी अच्छा अच्छा। डाइट भी मैं बहुत प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने 2 बॉटल खत्म भी कर ली है। हाँ जी हाँ जी। बट और अभी मैंने इसी चक्कर में मैंने मेरे पूरे बाल मुड़वा दिए थे, वैसे तिरुपति गई थी तो इसी चक्कर में मैंने पूरे बाल भी मुड़वा दिए, जो अभी नए आ रहे हैं वो भी मतलब पहले जैसे ही हैं, गिर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेकेंड। महेश्वरी जी, आप न्यू ग्रो पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं? हेलो। महेश्वरी जी, आप न्यू ग्रो पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी मैम, एक डब्बा खत्म कर चुकी हूँ अच्छा अच्छा। और दूसरा आधा है, और आपका एक ऑल ग्रीन था वो भी कर रही हूँ मैं। हाँ, ठीक इसको है, ठंडा तो पानी में लेना होता है या नॉर्मल गर्म नॉर्मल पानी में? नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके, तो जी वो तो जी। मैं ले रही हूँ मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो वो आप कम से कम 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करिए। और इसके साथ ऑलमोस्ट ऑयलिंग, 2 महीना हो गया है। 2 महीने हो गए ना, तो अभी आप आगे 1 महीना और कंटिन्यू करिए। और जी। इसके साथ साथ आप ना अपना ऑयलिंग बहुत अच्छे से करिए, ऑयलिंग से भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ठीक है, और हाँ, बात बात जो है हफ्ते में वो ठीक 3 बार रहता है। हेड मसाज होता है मैम। हफ्ते में 3 बार आप बेशक उसको रेगुलर, हेयर मसाज आप रोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेंड्रफ की कोई ओके। समस्या नहीं है। हमें चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहे उतना अच्छा है। ठीक है। ओके। और मैं ये जानना चाहती हूँ, स्किन तो नजर नहीं आ रही स्कैल्प की? सर एक्चुअली मतलब वो जो मांग होती है ना, मांग मेरी बढ़ गई है, अच्छा उसी अच्छा। टाइप से वो आपको स्कैल्प नजर आ रहा है अभी। अगर मैं पहले पहले बहुत नजर आ रहा था, अभी मैंने पूरा मुंडवाने के बाद अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। बट यू कैन सी इट आउट इफ आई पार्ट माई सेल्फ, यू कैन सी प्रॉपरली माई द होल स्कैल्प। अच्छा जी, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑयलिंग तो आप ऑलमोस्ट डेली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक है। आपको डैंड्रफ नहीं है तो ऑयलिंग आप डेली नहीं, करिए। डैंड्रफ नहीं है मेरे को। तो ऑयलिंग तो आप ऑलमोस्ट डेली करिए। आप हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। करती हूँ मैम। आई एम काइंड ऑफ वेरी मच, मैं अपने आप को बहुत ख्याल रखती हूँ।
तो जी हेयर वेरी नाइस। मास्क हुआ, वो बाहर जाते हुए डस्ट ना लगे, वो सारी की सारी मैं अपने आप को बहुत प्रोटेक्शन करती हूँ मैम। जी देखिए आप वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो आप 1 महीना और हाँ ये जी, पाउडर इस्तेमाल धूल करिए, मट्टी न्यूग्रो वगैरह पाउडर। अपना स्कार्फ वगैरह। जी जी बहुत जी अच्छा लगा। जी मेरी बात सुनिए, आप ना न्यू ग्रो पाउडर अभी 1 महीना और इस्तेमाल करिए। 2 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया ना, तो अभी जी। आपको 3 मंथ तक पूरा कंप्लीट करना है कोर्स इसका। और मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। जो थिनिंग है हेयर्स की, वॉल्यूम में ये बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आप ऑयलिंग रोज करिए। ठीक है। और जी। धोना भी डेली है या मैं ऑयल छोड़ सकती हूँ? और देखिए अभी सर्दी का टाइम है तो आप और डैंड्रफ भी नहीं है आपको, तो आप हफ्ते में 3 बार धो सकते हैं सर। एक्चुअली मैम मैं ना कर्नाटक मैंगलोर से हूँ, हमारे यहाँ ठंड नाम की चिड़िया रहती नहीं है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस टू नो। हमारे तो यहाँ आप गर्मी डेली, बहुत होती है। तो आप डेली डेली हेयर वॉश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। फाइन। एनी फूड में कुछ ज्यादा वो करना है तो फूड का भी असर पड़ता है ना इसमें? जी हाँ बिल्कुल, खाने में आप जितने भी फ्रूट्स हैं सब इस्तेमाल करिए। एप्पल आप डेली इस्तेमाल करिए, सेब डेली इस्तेमाल करिए। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम का इस्तेमाल रोज करिए, ठीक है। एंड दूध, अगर आप दूध पी सकते हैं तो डेली दूध जरूर लीजिए, कैल्शियम नहीं, मैंने रिच। अभी नोट किया है, एक पिछले 1 साल से मेरे को वो जो बोलते हैं ना लैक्टो जो भी बोलते हो, लैक्टोज वैसा होता है, वो इंटॉलरेंस। पीते के साथ ही मेरे को हाँ तकलीफ होती है दूध के साथ। मैं ज्यादा थोड़ा बहुत लिया तो ठीक है, मैंने टी कॉफी भी छोड़ दी इसी के चक्कर में। कोई बात नहीं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जैसे आप दही खा सकते हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दोपहर के समय में थोड़ा सा दही खाइए, ठीक है। ओके। बाकी आप उस वहां पे अगर हैं, और अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो फिश इज अ वेरी गुड सोर्स। नहीं मैम, मैम प्योर है, मैं मारवाड़ी प्योर वेजी। प्योर वेज, कोई बात नहीं हाँ कोई जी। बात नहीं। तो देखिए जितने फ्रूट्स हैं आप फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, और जो भी जी सीजनल फ्रूट्स आपके यहाँ पे उपलब्ध हैं, सेब अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो सेब इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो जी। ये चीजें, जितना फ्रूट आप खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और न्यू ग्रो एक ही ग्लास खाली पेट या 2 बार? 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ। एक ही बार? हाँ अभी एक ही बार इस्तेमाल करिए, ठीक है। ओके लेट मी सी मैम, हाँ, आपकी तरफ से कुछ क्योंकि हो रहा है आपके तो मैं केस में ना जी। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जैसे आपको लेक्टोज इंटॉलरेंस है, तो प्रोटीन का थोड़ा कम है आपके उसमें सोर्स, मतलब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो आप ले मैं ले रही सकते हूँ हैं। सर मैम, अ, प्रोटीन ले रही हूँ मैं। हमारा हाँ 89 वाला ही मैं ले रही हूँ। चलिए टेक्निकली बहुत। सर मैम, टेक्निकली जो भी जरूरत होती है ना, आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माय हेल्थ। डी जी जी। नाइन में आने के बाद मेरी काफी हेल्थ में हर पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को बहुत सुधार हुआ है। बट जी जी। सिर्फ वो जो मेरा वेट लॉस भी बहुत अच्छा हुआ है, इंच लॉस भी हुआ है, बट हेयर का आई डोंट नो समहाउ इवन द न्यू शैम्पू वाज नॉट काइंड ऑफ सूटिंग मी। सो आई थॉट लेट मी आस्क यू दिस। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जी। अपना ओके। जो भी प्रोटीनिशियस डाइट ले रहे हैं वो लीजिए। तो अभी 1 महीना आप इस्तेमाल करिए। आपके केस में मैं चाहूंगी कि अगर आप न्यू ग्रो जो है 6 मंथ तक भी लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। वो थोड़ा सा है ना मैम, एक बात नोट की है, वो थोड़ा सा है ना, अगर मैं वो कड़वा कड़वा सा लगता है लास्ट में। लास्ट में कड़वा कड़वा, क्योंकि उसमें ना कुछ हमने ऐसा नहीं डाला जो एडेड शुगर नहीं है ना, एक्सेसिव एडेड शुगर नहीं डाली है, तो इस वजह से आपको थोड़ा कड़वा लग रहा है। आप शेक करके उसको अच्छे से लीजिए, ठीक है। ठीक है। सो इट विल हेल्प यू। जो भी अच्छी चीजें हैं नो ना वो प्रॉब्लम, थोड़ी बिटर थैंक यू होती सो है। मच डॉक्टर, जी थैंक जी, यू सो वेलकम वेलकम। जो अच्छी चीजें हैं वो मच। थोड़ी बिटर थैंक यू रहती है सो ना। मच। या। वेलकम वेलकम। ओके, हैप्पी वीकेंड। सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो मैम, मैं हेलो। गीता सहारनपुर से हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। मैम मेरी एज है 40 में, पर मैडम मेरे बाल बहुत झड़ गए हैं। मैंने हेयर गार्ड और प्रीमियम ऑयल ये सब यूज भी किया, अच्छा पर अच्छा। कुछ कुछ फर्क नजर नहीं आया मैम। अच्छा जी, तो ये कब से आपको हेयर फॉल की दिक्कत, यस मैम। आपको ये जो हेयर फॉल की समस्या है ये कब से है? मैम काफी टाइम हो गया, पूरी समझो गर्मियाँ चली गई। अच्छा अच्छा, गर्मियाँ चली गई। अच्छा, तो कोई नहीं, मतलब इसके लिए आप फिर कोई न्यूग्रो पाउडर, कुछ ऐसे न्यूग्रो पाउडर आपने लिया है? नो मैम, अभी तो नहीं लिया। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और दिक्कत है आपको, हेयर फॉल की समस्या के अलावा कोई और दिक्कत? नहीं मैम, बस यही है कि बाल की लंबाई भी बहुत कम हो गई है मैम। अच्छा जी, और एज क्या है आपकी? मैम 40। 40। देखिए कई बार जो है, वही मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो आप ऑयलिंग और शैम्पू जो है वो अच्छे से रखिए अपना, और कोशिश करिए कि ऑयलिंग आपकी डेली हो सके, ठीक है। जी आप अभी 1 महीना ऑयलिंग करिए, और अपना जो न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रखिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप न्यूग्रो पाउडर लीजिए, वो एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। तो अगर आप 1 महीना भी इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा।
मैम अभी तो मैंने न्यूट्रिशन के लिए सब कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह यूज कर रही हूँ मैम। जी जी अलसी वगैरह, अलसी और काफी सारे है न्यूट्रिशन, तब सबको ले रही हूँ लड्डू वगैरह बना के ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। अलसी से बेटर रहेगा कि आप आलमंड्स लीजिए, बादाम का इस्तेमाल ज्यादा करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऑयलिंग आप डेली रखिए, ठीक है। तो ऑयलिंग आप डेली करिए, मुझे बताइए उसके बाद रिजल्ट। अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी सप्लीमेंट की तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। ओके मैम, थैंक यू जी, मैम। वेलकम वेलकम। हेलो, एक्चुअली मैम मेरी बिटिया भी हैं, उनके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं मैम। अच्छा जी। तो जी, कितनी क्या उम्र है बच्ची की? उनकी 15 के समथिंग मैम, 15 है, 17 है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि फिक्स पैच में झड़ रहे हो बाल? नो मैम, अच्छा। ऐसा तो अभी कुछ तो नहीं। आप उनको हम जो हमारा हेयर गार्ड शैम्पू है एंड प्रीमियम ऑयल है, उस ऑयलिंग और शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, ठीक है। मैम यही यूज करते हैं हम लोग अच्छा, कितने समय से यूज कर रहे हैं? काफी टाइम से, महीने हो गए मैम काफी। अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें न्यूग्रो पाउडर दीजिए। बढ़ता हुआ बच्चा है, कई बार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप उनको 1 महीने के लिए सिर्फ न्यूग्रो पाउडर दीजिए, आप उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी ओके मैम, ओके ओके जी। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ठीक है। देखिए जी, आप में से अगर किसी का भी हेयर फॉल की समस्या से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी ओपीडी में भी आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन से ही जो है प्रोत्साहन भी मिलता है, पार्टिसिपेशन से नॉलेज बढ़ती भी है। तो मैं यही कहूंगी कि आगे भी आप हमारे जूम सेशंस में बने रहिए। मैम हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ मैम, जी। जैसे हेयर टॉनिक है तो हेयर टॉनिक शैम्पू वॉश करने के बाद, सिर में हेयर वॉश करने के बाद तो टॉनिक लगा देते हैं, जी जी। क्या हम फिर से ऑयल भी लगा सकते हैं? जी, ऑयलिंग तो टॉनिक आपको वॉश करने के आधे घंटे पहले कम से कम लगाना है। या तो रात को लगा लीजिए अच्छा, या सुबह लगा लीजिए, उसके आधे कम से कम आधे घंटे बाद सिर धोना है। तो धोने वॉश के पहले आपको ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग वॉश के बाद नहीं करनी। जी जी, ओके जी। ओके। ओके, वेलकम। हेलो, हेलो, हाँ जी। कंफ्यूजन रह गया था, लास्ट काइंडली क्लियर कर दो। हाँ जी, बोलिए। जी, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिव हेयर मास्क है मैडम, उसको हाँ हम लोगों को लगाना चाहिए, नॉर्मली कभी भी लगा सकते जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आप कैसे क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेयर मास्क के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी राजेश जी, आप हेयर मास्क के बारे में जानना चाहते हैं? हैं। हेलो, हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ मैडम, मेरा सवाल आपने सुना मैडम? हाँ जी। देखिए, आप मुझे बस इतना समझ में आया कि आप हेयर मास्क के बारे में जानना चाहते हैं। और उसको कैसे लगाने का तरीका है आपके मैंने ये मेरे को थोड़ा सा बताइए, ताकि प्रैक्टिकली शैम्पू से पहले शैम्पू करने करके लगाना चाहिए, या कभी सप्ताह में एक दिन कोई शैम्पू कर रहा तो एक दिन भी लगा सकता है, या डेली लगाना है, और कितने बार लगाना है, किस समय अ, लगाना चाहिए? हाँ देखिए, जो हेयर मास्क का बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जिस दिन आप हेयर मास्क इस्तेमाल करें उस दिन आप ऑयलिंग ना करिए, ठीक है। तो जो मतलब शैम्पू के पहले, जो मैंने आपको कहा है कि आधा घंटा पहले आप ऑयलिंग करते हैं, तो हेयर मास्क उस समय इस्तेमाल करिए, उस दिन ऑयलिंग आपको नहीं करनी। ऑयलिंग की जगह आप हेयर मास्क इस्तेमाल करिए। अगर आपको पैच जहां भी दिख रहा है, हेयर लॉस की वजह से जो स्किन पूरा पैची स्किन हो गई है, उस पैच पे आप हेयर मास्क लगाइए, पील ऑफ करिए फिर उसको। उसके बाद अगले दिन या फिर आधे घंटे बाद आप शैम्पू से धो सकते हैं। और अगर मैं उसको नहाने के बाद लगाऊं तो क्या रिजल्ट अंतर आएगा मैडम? मतलब आप शैम्पू के बाद जब स्कैल्प ड्राई हो ना, तब आपने ये हेयर मास्क इस्तेमाल करना है। लगा के मैं बाहर जा सकता हूँ ना उसको? जी, वो हाँ लगा जा सकते हैं, लेकिन आपको एक तय समय में उसको पील ऑफ भी करना है, निकालना भी है। अच्छा 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 जी जी। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? जी, कम से कम 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट के बाद। जी, ओके जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुर्जो दासगुप्ता फ्रॉम कोलकाता मैम। इस सेशन और लास्ट 2 सेशंस हुए थे जी लास्ट जी 2 महीने से, उसका कुछ रिकॉर्डिंग या यूट्यूब चैनल पे कुछ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जी जी दिमाग हाँ से बिल्कुल। निकल जाता है।
नहीं नहीं, यहाँ से निकलता नहीं है। ये जो सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, ताजुब 9 के ऑफिशियल चैनल पे, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो आप वहाँ पे यूट्यूब, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, और को आप जो ओपीडी नंबर आप बोल रहे थे, ओपीडी नंबर या ईमेल कुछ मिलेगा कि डायरेक्ट अ, कम्युनिकेशन के लिए? जी हाँ बिल्कुल, मैं चैट पे एक ईमेल आईडी लिख देती हूँ, ठीक है। हम्म। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए ओपीडी का नंबर कुछ? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको दे देती हूँ। चलिए ठीक है, तो आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मेरी यही मैं होप करूंगी कि आगे भी जूम सेशंस में आपका अच्छा पार्टिसिपेशन मुझे मिलेगा। सो आज की मीटिंग के लिए थैंक यू सो मच, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हाँ थैंक यू जी। मैडम। जी हाँ, आप सबको बहुत नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।